Hello and welcome all my dear students. This is part 2 of measurement of matter 9th science and technology. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस चैप्टर का। इस पोर्शन में हम मोल कंसेप्ट के बारे में शुरुआत करेंगे। मोल कंसेप्ट बेसिकली 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहले आपको मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए, फिर आपको मोल कंसेप्ट समझना चाहिए, उसके बाद न्यूमेरिकल। तो ये 3 स्टेप की ये पहली स्टेप है जिसमें हम मॉलिक्यूलर मास का कचरा करेंगे। ओके, इसकी हिस्ट्री ऐसी है बच्चों कि जब मैं स्टूडेंट था तो मोल मुझे इतना हार्ड लगता था, मोल बोले कि ऐसा डर लगता था मुझे, ठीक है ना। तो इसलिए मैं जो भी कंसेप्ट मुझे डराते थे स्टूडेंट लाइफ में उनका बहुत कचरा करता हूं। तो आज मोल का मैं बहुत कचरा करूंगा। तो 3 स्टेप में पढ़ाऊंगा। ये एक लेक्चर, इसके अगले वाला, इसके अगले वाला, 3 लेक्चर डेडिकेट किए हैं। मोल कंसेप्ट आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा और नीट जेई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है मोल कंसेप्ट। ओके, स्टूडेंट को बहुत सताता है, ठीक है। तो पहले आपको हेडिंग लगानी होगी द मास ऑफ एन एटम। तो एटम इज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट जॉन डाल्टन, और उन्होंने क्या बोला था कि एटम एक स्फीयर होता है, इंडिविजिबल स्फीयर जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। फिर जे थॉमसन आए, जे थॉमसन ने बताया, एक एक्सपेरिमेंट किया, कैथोड रे का चार्ज डिटरमाइन करने का वो एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की और उन्होंने बताया कि एटम में 3 तरह के पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल एंड इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिवली चार्ज। तो 3 पार्टिकल होते हैं, दैट इज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, न्यूट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय चैडविक एंड प्रोटॉन इज डिस्कवर्ड बाय गोल्डेस्टाइन। कौन? गोल्डेस्टाइन। तो प्रोटॉन का मास होता है 1.672 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन का होता है 1.6674 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम। और इलेक्ट्रॉन का होता है 9.01 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। तो कंपैरेटिव, अब प्रोटॉन कहां पर होता है? न्यूक्लियस में। न्यूट्रॉन कहां पर होता है? न्यूक्लियस में। इन दोनों को कलेक्टिवली बोलते हैं न्यूक्लियॉन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो अब लोगों ने क्या, एटम का मास मेजर करने के बारे में सोचना शुरू किया। तो जब मास मेजर करने की बारी आई तो बेसिकली एटम किससे बना हुआ है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन से। तो बट इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बहुत कम है, 9.01 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 है। कंपैरेटिवली मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसका मास बहुत कम है। तो साइंटिस्ट ने क्या डिसाइड किया कि हम इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे, इसको निगलेक्ट कर देंगे, इसके मास को निगलेक्ट कर देंगे। तो किसी भी एटम का मास, जिसको हम एटॉमिक मास बोलते हैं, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज नथिंग बट मास ऑफ एटम। तो सिर्फ न्यूक्लियन क्यों लिए सर? न्यूक्लियन लिए मतलब क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास मेजर किए। सिर्फ न्यूक्लियन ही क्यों लिए? इलेक्ट्रॉन के साथ क्यों ना इंसाफी की? बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है कंपैरेटिवली दिस, तो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। उतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो मास ऑफ एन एटम मतलब क्या होता है? टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक मास। उसको क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास, ठीक है। अब साइंटिस्ट ने डिसाइड कर लिया कि हमें एटम का मास मेजर करना है। तीनों का मास गिनना पड़ेगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन का। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास कंपैरेटिवली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बहुत कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को उन्होंने छोड़ दिया। फिर अब किसका मास मेजर करना पड़ेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो दोनों का मास मेजर करना, या इनडायरेक्टली हम ऐसे भी बोलते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो न्यूक्लियस का मास मतलब एटम का मास, इसको ही हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। तो अब मेजर करना मतलब मास के लिए हमारे पास क्या होता है? किलोग्राम यूनिट है। कौन सा यूनिट है? किलोग्राम यूनिट है। लेकिन किलोग्राम में तो इसको मेजर नहीं कर सकते, बिकॉज वेट बैलेंस अगर यूज करोगे तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मास उसमें आएगा क्या? रीडिंग आएगी क्या? नहीं आएगी। तो इसके लिए एक रेफरेंस की जरूरत पड़ी। क्यों? बिकॉज जो एटम था, देख लो, एटम इज वेरी टाइनी, जिसका मास बहुत कम है। देखो -27 किलोग्राम, यू कैन नॉट इवन इमेजिन दिस स्मॉल मास। ओके, तो एटम इज वेरी टाइनी, डिफिकल्ट टू डिटरमाइन मास एक्यूरेटली यूजिंग वेट बैलेंस। आप जो तराजू यूज करते हो उससे इसका मास मेजर करना पॉसिबल नहीं है। तो क्या किया गया? कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव मास लाया गया। कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव मास मतलब अब क्या करेंगे हम? जो किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का मास होगा, उसको एक स्टैंडर्ड एटम के साथ कंपेयर करेंगे। तो स्टैंडर्ड एटम किसको लिया जाए, ये सवाल आया। तो फिर साइंटिस्ट ने सजेस्ट क्या किया कि हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मास ले लेंगे, हाइड्रोजन के मास को स्टैंडर्ड मास ले लेंगे। और क्यों ले लेंगे हाइड्रोजन के मास को स्टैंडर्ड? बिकॉज हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है,
एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को तो मास मेजर करते वक्त हम निगलेक्ट कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, इसलिए हाइड्रोजन के एक आइसोटोप होता है 1H1, इसको प्रोटॉन भी बोलते हैं, बिकॉज हाइड्रोजन में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो इसके मास को कितना माना गया, 1 माना गया, 1 यूनिट। इसके मास को कितना माना गया, 1 यूनिट। और एक चीज याद रखना, देयर इज नो न्यूट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। बेसिक हाइड्रोजन जो होता है उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, ओके। और हमेशा याद रखना, मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। लेकिन कंपेयर ही करना है तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर, स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। बट प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू, ऑलमोस्ट इक्वल टू, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। थोड़ा सा फर्क है, 1.6672 1.6674, ओके, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन हम ऑलमोस्ट क्या लेते हैं, सेम लेते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन को रेफरेंस माना गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम इज लाइटेस्ट एलिमेंट, सबसे हल्का एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन है, एक ही प्रोटॉन होता है उसमें, उसको रेफरेंस एटम माना गया, उसको रेफरेंस एटम माना गया। और अब कैसे होगा देखो, द मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इज 14 टाइम्स द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्यों, जब नाइट्रोजन का एटम स्टडी किया गया तो नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन थे, 7 न्यूट्रॉन थे। मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो 7 प्रोटॉन का मास 7U, U फॉर यूनिट, 7 न्यूट्रॉन का मास 7U, ऑलमोस्ट सेम है ना, 7 और 7 14U। व्हाट इज दिस U? U इज मास ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के 14 टाइम्स मास होगा, किसका, नाइट्रोजन का। किसका, नाइट्रोजन का। तो द मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इज 14 टाइम्स द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। सपोज आपको सोडियम का मास मेजर करना है, किसका, सोडियम का, ठीक है। देख लो, आराम से देख लो, सोडियम का मास मेजर करना है तो कैसे करोगे, रिलेटिव मेथड से देख लो। सोडियम, सोडियम के न्यूक्लियस में क्या होते हैं, 11 प्रोटॉन होते हैं और 12 न्यूट्रॉन होते हैं। 11 प्रोटॉन का मास 11U, U मतलब मास ऑफ हाइड्रोजन, ओके। 12 न्यूट्रॉन का मास 12U, तो सोडियम का टोटल मास कितना हो गया, 23U, मतलब 23 टाइम्स द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ओके। तो 14 टाइम्स द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14 यूनिट। ऐसे रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 यूनिट। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 यूनिट। 16 टाइम्स होगा ना, 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन। फिर लाइकवाइज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज कैलकुलेटेड। पहले स्टेप में क्या हुआ, रिलेटिव एटॉमिक मास का कंसेप्ट आया, हाइड्रोजन को रेफरेंस एटम माना गया, रेफरेंस एटम उसके मास को 1 डिक्लेयर कर दिया गया और उसके मल्टीपल में सारे एलिमेंट उस टाइम पे जितने अवेलेबल थे सारों का मास मेजर किया गया। लेकिन क्या हुआ, 1961 में, 1961 में ऐसे डिसाइड हुआ कि कार्बन 12 को रेफरेंस एटम लेंगे, हाइड्रोजन के बजाय कार्बन 12 को रेफरेंस एटम लेंगे और क्या बोलेंगे, इट्स मास इज 12U। अब कार्बन 12 को अगर रेफरेंस लेंगे, 1961 में डिसाइड हुआ कि कार्बन 12 को रेफरेंस एटम लेंगे हाइड्रोजन के बजाय, तो कार्बन का जो न्यूक्लियस होता है, कार्बन का न्यूक्लियस होता है उसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। 6 प्रोटॉन का मास 6U, 6 न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट 6 यूनिट, 6 और 6 12 यूनिट। तो 1 यूनिट कब होगा, जब आप इसको 12 से डिवाइड करोगे। तो 1 डिवाइडेड बाय 12th मास ऑफ कार्बन 12 इज टेकन एज 1U। तो 1961 में क्या डिसाइड हुआ कि कार्बन 12 को हम क्या लेंगे, रेफरेंस एटम लेंगे और उसका जो मास होगा वो 12U होता है। तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना आएगा, रिलेटिव टू कार्बन 12 इज 1/12 ऑफ 12U, दैट इज 1U। वही सिर्फ थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो अब हमें पता है, अभी 20th सेंचुरी में हमें पता है 1U कितना होता है, ये आंकड़ा याद रखो, प्रॉब्लम सॉल्व करते हो सिर्फ इतना रखना है, लेकिन अगर MCQ आए तो पूरा आपको याद रहना चाहिए। 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम, इतना भी सफिशिएंट है प्रॉब्लम के लिए, लेकिन ये MCQ आ सकता है 53,904, ये याद रख लेना, ठीक है। अब उसके बाद फॉर रिलेटिव एटॉमिक स्केल मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट 1U, आल्सो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट 1U। तो रिलेटिव एटॉमिक स्केल, ये जो स्केल बनी रिलेटिव एटॉमिक स्केल, इसको मास ऑफ प्रोटॉन भी 1U माना गया और मास ऑफ न्यूट्रॉन भी ऑलमोस्ट क्या माना गया, 1U माना गया, ठीक है। तो पहले हाइड्रोजन एटम को रेफरेंस एटम लिया गया, उसके मल्टीपल में मास मेजर किए गए अलग अलग एटम के, ओके। एटम का मास मतलब क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास को तो हम निगलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद 1961 में ऐसे डिसाइड हुआ कि कार्बन को रेफरेंस एटम लेंगे, तो कार्बन में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, तो टोटल वजन उसका 12U, तो उसको 12 से डिवाइड किया तो 1U आया। तो हाइड्रोजन का जो मास होगा रिलेटिव टू कार्बन 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। उसके बाद अब उसके बाद क्या हुआ, रिसेंटली अभी ओके 20th सेंचुरी में यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट का कंसेप्ट आया। यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट का कंसेप्ट आया। क्या कंसेप्ट था ये, इन 20th सेंचुरी
वेरियस इंस्ट्रूमेंट, अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट आए, डेवलप हुए फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास के एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट बनाए गए। तो अब इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास नाउ इट इज पॉसिबल टू मेजर द मास इन किलोग्राम। तो रिलेटिव एटॉमिक मास के बजाय अब हमें क्या चाहिए था, किलोग्राम में मास मेजर करना था। और ये जो फॉर्मूला है ये यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट से ही मिला है, ठीक, सिर्फ ये नोट दिया मैंने आपको यहाँ पे, ठीक है। तो अब किलोग्राम में मेजर करना है, तो नाउ यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट इज आल्सो कॉल्ड डाल्टन इज एक्सेप्टेड। तो उसके लिए क्या एक्सेप्ट किया गया, डाल्टन एक्सेप्ट किया गया। कैसे डाल्टन एक्सेप्ट किया गया, तो 1U अब 20th सेंचुरी में डिस्कवर हुआ कि 1U यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट को ही 1 डाल्टन बोला गया। क्या बोला गया, डाल्टन। ओके, डाल्टन साइंटिस्ट के ऑनर में, और इसकी वैल्यू किलोग्राम में कितनी थी, इतनी थी। तो इस तरह से चल के ये सारा लॉजिक आया, और अब हम किस में मेजर करेंगे, मास, किलोग्राम में मेजर करेंगे, ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में 2 तरह के पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जब हम एटम का मास मेजर करते हैं तो सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही कंसीडर करना है। इलेक्ट्रॉन इतना हल्का होता है कि उसका मास हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली मेथड रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए हमने रेफरेंस एटम लिया हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन का मास माना 1 यूनिट। उसके कंपैरिजन में बाकी सारे एलिमेंट का एटॉमिक मास हमने मेजर किया। फिर 1961 में डिसाइड हुआ कि कार्बन 12 को मानेंगे। तो कार्बन में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, तो उसका मास होगा 12 यूनिट, 12U। उसको 12 से डिवाइड करोगे तो मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम इज 1 डिवाइड बाय 12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। और फाइनली 20th सेंचुरी में अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट बने जिससे हमें मास किलोग्राम में चाहिए था। और कैसे कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, 1 यूनिट या 1 डाल्टन, डाल्टन 20th सेंचुरी में एक्सेप्ट किया गया। 1 यूनिट या 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट या 1 डाल्टन इज इक्वल टू 1.66053904 into 10 to the power minus 27 किलोग्राम। अब एलिमेंट और कंपाउंड में क्या फर्क होता है, एलिमेंट मतलब जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसे कितने एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है। अब एलिमेंट के पूरे नाम लिखना या पूरे नाम बार बार यूज करना तो पॉसिबल नहीं है। तो इनके सिंबल बनाने के लिए एक प्रोसेस शुरू हुई। तो अब सिंबल बनाए तो कैसे बनाए, तो उसका पहला लेटर सेलेक्ट किया गया। तो बाद में कंफ्यूजन आया, जैसे हाइड्रोजन हेलियम, हाइड्रोजन का भी यश था, हेलियम का भी यश था, अब कैसे करें। तो इसलिए अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन यूज करके किसने, बर्जेलियस ने एक मेथड डिटरमाइन की, IUPAC मेथड। ओके, और डाल्टन क्या करता था, अलग अलग तरीके के सिंबल यूज करता था एलिमेंट रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो एलिमेंट्स इन केमिस्ट्री कैसे इंडिकेट किए जाते थे, डाल्टन यूज, पुराने जमाने की बात है ये, साइन फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, अलग अलग तरह के साइन यूज करता था एलिमेंट डिटरमाइन करने के लिए। लेकिन अभी केमिस्ट्री से रिलेटेड एक बहुत बड़ी यूनियन है जिसको बोलते हैं IUPAC यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के रिगार्डिंग सारे रूल्स यही यूनियन डिसाइड करती है। ओके, तो इन्होंने कुछ मेथड बनाए हैं। दिस मेथड इज इन्वेंटेड बाय बर्जेलियस। किसने इन्वेंट की, बर्जेलियस ने। अब ये मेथड के अनुसार क्या किए जाते हैं देख लो, सिंबल्स ऑफ एन एलिमेंट। पहले तो समझेंगे सिंबल क्या होता है। अब एलिमेंट के पूरे नाम यूज करना हर जगह तो पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए उसका अब्रीवेशन, ओके, अब्रीवेशन या उसका रिप्रेजेंटेशन या उसका शॉर्ट फॉर्म यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं सिंबल, ठीक है। तो द अब्रीवेशन ऑफ द नेम ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के नाम का अब्रीवेशन, ठीक है, जैसे साजिश सर, यस यस, ओके, अब्रीवेशन, ओके। तो इज आइदर फर्स्ट लेटर, फर्स्ट एंड सेकंड लेटर, पहला और दूसरा लेटर, या कई बार क्या होता है अनदर स्पेसिफिक लेटर, पहला और तीसरा भी यूज करते हैं कई बार, ओके। इन इट्स नेम इज कॉल्ड एज सिंबल ऑफ दैट एलिमेंट। तो उस एलिमेंट का उसका क्या बोलते हैं, सिंबल। कभी कभी पहला लेटर दिखाया जाता है, कभी पहला दूसरा, कभी पहला तीसरा, या पहला या कुछ स्पेसिफिक लेटर लिया जाता है ऑफ द 2 लेटर। अगर 2 लेटर आप यूज कर रहे हो उसके एब्रीवेशन के लिए, तो फर्स्ट इज ऑलवेज कैपिटल, याद रखना, पहला हमेशा कैपिटल रहेगा और दूसरा हमेशा स्मॉल लेटर रहेगा, दूसरा हमेशा स्मॉल लेटर रहेगा, ठीक है। अब इसके रूल देख लेते हैं। द सिंबल ऑफ एनी एलिमेंट इंडिकेट्स 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट। तो किसी भी एटम का सिंबल एक एटम इंडिकेट करता है, एक एटम, जैसे H एटम है हाइड्रोजन, H2 मॉलिक्यूल है, P फास्फोरस एटम है, P4 मॉलिक्यूल है, सल्फर एटम है, S8 मॉलिक्यूल है। तो एक अगर होगा तो एटम इंडिकेट करेगा, क्या इंडिकेट करेगा, एटम इंडिकेट करेगा, ओके। तो द सिंबल ऑफ सम एलिमेंट, कुछ एलिमेंट के सिंबल आर ओनली फर्स्ट लेटर ऑफ देयर फुल नेम, सिर्फ पहला लेटर है। जैसे कि आपको एग्जांपल बता दूं, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H। उसके बाद ऑक्सीजन, मतलब ये एटम है ना, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O। उसके बाद नाइट्रोजन
नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सिंबल होता है N, उसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उसके बाद कार्बन, कार्बन का सिंबल होता है C, उसके बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन का सिंबल होता है F। तो एक ही लेटर होता है, मतलब ये हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एटम है, नाइट्रोजन का एटम है, कार्बन का एटम है, फ्लोरीन का एटम। तो एक होगा तो हमेशा क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। कई बार क्या होता है, द सिंबल ऑफ सम एलिमेंट, सिंबल ऑफ सम एलिमेंट आर फर्स्ट टू लेटर्स ऑफ देयर फुल फॉर्म, उसके पूरे नाम के पहले दो लेटर होते हैं। याद रखना, फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, सेकंड लेटर इज स्मॉल। अब इसके एग्जांपल है कैल्शियम, क्या, कैल्शियम, तो कैल्शियम का सिंबल है कैपिटल C स्मॉल ए, कैल्शियम, पहले दो लेटर, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम के लिए पहले दो लेटर कैपिटल A स्मॉल l। उसके बाद हेलियम, 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 हेलियम का सिंबल होता है कैपिटल H स्मॉल e, पहले दो लेटर कैपिटल H स्मॉल e, ठीक है। कई बार क्या होता है, द सिंबल ऑफ सम एलिमेंट्स हैव फर्स्ट एंड थर्ड लेटर, फर्स्ट एंड थर्ड लेटर, तीसरा लेटर ऑफ देयर फुल फॉर्म, पहला और तीसरा लेटर होता है। जैसे कि कैडमियम, क्या, कैडमियम, कैडमियम, पहला और तीसरा लेटर CD, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, कैडमियम। उसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कैपिटल M स्मॉल g, ओके, पहला और तीसरा लेटर, देखो फुल फॉर्म है मैग्नीशियम, पहला और तीसरा लेटर। या फिर क्लोरीन, क्या, क्लोरीन, CHLORIN, ये फुल फॉर्म है उसका, तो क्लोरीन का C और तीसरा लेटर कैपिटल C स्मॉल l, तो ये क्लोरीन, क्या है, ये क्लोरीन, ठीक है। तो सिंबल रिप्रेजेंट करने के कई तरीके हैं। पहला तरीका तो हम सिर्फ कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, उसके नाम का पहला लेटर कैपिटल लेटर, उसका मतलब होता है उसका एटम है, पहला या दूसरा भी ले सकते हो। कई बार, कई बार, अब वो फिक्स है, अब हेलियम के लिए HL ऐसे नहीं यूज करते, IUPAC ने फिक्स कर दिया हेलियम के लिए कैपिटल H स्मॉल e, अब ये फिक्स है, जब तक दुनिया चलेगी या कोई बड़ी थ्योरी नहीं आ जाती तब तक ये फिक्स है, ओके। और ये क्लोरीन, तो ये सारे इसके क्या हो गए, सिंबल हो गए, ठीक है। अब आपको यहाँ पर कुछ सवाल पूछे, उनके सिंबल बताना है, पॉज करके लिख लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया, चलो ठीक है। तो कुछ एलिमेंट दिए गए हैं और उसके सिंबल हमसे पूछे, और कई बार क्या होता है, लैटिन नाम से भी उसके सिंबल रखते थे। जैसे गोल्ड, गोल्ड का जो सिंबल होता है वो GO नहीं होता या G नहीं होता, वो होता है AU, AU कैपिटल A स्मॉल u, उसका नाम होता है ऑरियम, क्या होता है, ऑरियम, ठीक है ना। तो AU उस पर भी रखे जाते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग वैरायटी इसमें है, अवेलेबल है। तो टोटल कितने एलिमेंट है, 118 एलिमेंट। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, राइट डाउन द सिंबल ऑफ एलिमेंट यू नो, ओके। जैसे कि चलो लिखते हैं हेलियम, जितने मुझे पता है मैं फटाफट लिख दूंगा, हेलियम He, ये इंडिपेंडेंट एलिमेंट होता है, क्यों, बिकॉज वैलेंशियल पूरी है, 2 इलेक्ट्रॉन, हेलियम। उसके बाद कार्बन, कार्बन, कार्बन का C है, चलो फटाफट लिखूंगा मैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का होता है H। उसके बाद नियॉन, नियॉन का होता है Ne, ठीक है। उसके बाद सल्फर, सल्फर का होता है यस। उसके बाद मर्क्यूरी, कुछ और लिखूंगा, चलो मर्क्यूरी, डू यू नो मर्क्यूरी का Hg। हाइग्रोनियम, शायद इसका नाम हाइग्रोनियम है, ओके। गोल्ड, गोल्ड, गोल्ड का होता है Au। उसके बाद सिल्वर, सिल्वर का होता है Ag। उसके बाद प्लैटिनम, प्लैटिनम का होता है Pt। उसके बाद यूरेनियम, यूरेनियम का होता है U। और किसका लिखूं, यूरेनियम हो गया। उसके बाद और कुछ एल्यूमिनियम का तो हो गया, हमने लिख दिया। फिर उसके बाद फ्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन का Br, ओके। 118 है यार, कुछ भी लिख सकते हो, ब्रोमीन का Br। उसके बाद टीन, टीन, टीन का क्या होता है Sn, Sn, टीन, Ti नहीं होता, Sn, ठीक है, ओके। उसके बाद टंगस्टन, टंगस्टन एक याद रखो, टंगस्टन, टंगस्टन का W होता है, ओस्मियम कुछ नाम है इसका, ठीक है। तो दीज आर द एंटीमनी, एंटीमनी का क्या होता है Sb, ओके, एंटीमनी, एंटीमनी का सिंबल होता है Sb। तो आप ये यूज टू हो जाओगे, जितने अच्छे से रट्टा मार सकते हो मार लेना। रट्टा मारे वाला एक दिन, एक ना एक दिन आप भूल जाओगे, लेकिन जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको याद होते जाएंगे। अब उसके बाद कुछ नाम दिए हैं, जैसे एंटीमनी का पूछा है, एंटीमनी का सिंबल होता है Sb, आप लिख लेना, एंटीमनी का सिंबल होता है Sb। आयरन, आयरन का सिंबल होता है Fe, आयरन लिखो, आयरन, एंटीमनी Sb, आयरन, एंटीमनी। गोल्ड, गोल्ड का होता है Au, Au इज द सिंबल ऑफ गोल्ड। सिल्वर, सिल्वर का होता है Ag। मर्क्यूरी का होता है Hg, ये है सिल्वर, ये मर्क्यूरी, ये गोल्ड, ये आयरन, ये एंटीमनी।
उसके बाद लीड, लीड का होता है पीबी, पीबी, पीबी सिंबल लीड। सोडियम, सोडियम का होता है Na, सोडियम का क्या होता है Na, Na इज द सिंबल ऑफ सोडियम, Na इज द सिंबल ऑफ सोडियम। तो ये एंटीमनी, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, मर्क्यूरी, लीड, सोडियम। ठीक है, अब बढ़ते हैं मॉलिक्यूलर मास की तरफ। तो मोल कंसेप्ट सीखने के लिए सबसे पहले आपको मोलार मास फाइंड आउट करना आना चाहिए। मोलार मास, मॉलिक्यूलर मास सब एक ही कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले सीखते हैं व्हाट इज मीन बाय मॉलिक्यूल। ठीक है, तो एक चीज याद रखो, हाइड्रोजन ये एटम है, H2 ये मॉलिक्यूल है, H2O ये भी मॉलिक्यूल है, लेकिन ये मॉलिक्यूल है कंपाउंड का, कंपाउंड का। ये मॉलिक्यूल है एलिमेंट का, एलिमेंट का। तो किसी भी मॉलिक्यूल में सेम टाइप के अगर एटम होंगे तो वो एलिमेंट ही रहेगा लेकिन मॉलिक्यूल हो जाएगा, और एक से ज्यादा टाइप के अगर उसमें एटम होंगे तो वो कंपाउंड का मॉलिक्यूल हो जाएगा। किसका मॉलिक्यूल हो जाएगा? कंपाउंड का। हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एलिमेंट का मॉलिक्यूल, पानी का मॉलिक्यूल, पानी कंपाउंड का मॉलिक्यूल। जैसे फास्फोरस एटम, P4 मॉलिक्यूल, सेम टाइप के एटम है ना, एक से ज्यादा हो गए मॉलिक्यूल। H3PO3 ये भी मॉलिक्यूल है लेकिन कंपाउंड का। फास्फोरस एसिड नाम रहता है इसका, फास्फोरस एसिड। और H3PO4 रहा तो फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरस एसिड, फास्फोरिक एसिड लिख लेना, फास्फोरस एसिड, फास्फोरिक एसिड। तो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम, सिंगल एटम, ये एटम, ये एटम, ओके, एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट, सेम या डिफरेंट एटम, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अलग अलग एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के दो एटम फिर भी मॉलिक्यूल। ठीक है, एटम्स ऑफ सम एलिमेंट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, कुछ एटम फ्री स्टेट में भी होते हैं, मतलब एटॉमिक स्टेट में मॉलिक्यूल बनते ही नहीं, जैसे हेलियम, जरूरत ही नहीं है उसको, फ्री स्टेट में होगा, वो ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फिगरेशन का। हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे जो 18 ग्रुप में होते हैं ना पीरियोडिक टेबल के एकदम आखिरी में, जिनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये किसी के साथ कंबाइन नहीं होते, ये फ्री स्टेट में रहेंगे, किसी के साथ कंबाइन होने की जरूरत ही नहीं है। ऑक्टेट रूल के हिसाब से उनके वैलेंस शेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो किसी के साथ क्यों रिएक्ट होंगे, वो स्टेबल रहेंगे। ओके, अब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूल समझ गए? ओके, मॉलिक्यूल मतलब कंपाउंड का भी हो सकता है और एलिमेंट का भी हो सकता है। और एक एग्जांपल बताऊं, यस सल्फर का एटम, S8 सल्फर का मॉलिक्यूल, H2SO4 ये भी मॉलिक्यूल है लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड कंपाउंड का है। ये एलिमेंट का मॉलिक्यूल, ये एलिमेंट का एटम, ये कंपाउंड का मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या करना, द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। जैसे कि आपको बोला गया O2 का मॉलिक्यूलर मास बताओ, तो एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का वजन 16, दूसरे ऑक्सीजन का वजन 16, 16 और 16 32, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? 32। सपोज आपसे पूछा H2O का मॉलिक्यूलर मास बताओ, हाइड्रोजन का मास होता है 1, इसमें 2 हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन का मास 2, एक का 1 तो 2 का 2, प्लस ऑक्सीजन का कितना 16, 16 और 2 18, तो इसका मास कितना हो गया? 18 ग्राम, 18 U, 18 डाल्टन। U मतलब क्या होता है? डाल्टन। U मतलब क्या होता है? डाल्टन। समझ में आया? तो इस तरह का मास निकालना उसको बोलते हैं मोलार मास। तो उस फॉर्मूला में, उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम है, सारों का एटॉमिक मास कंबाइन करके जो आपको डिजिट मिलेगा उसको U से मल्टीप्लाई करके जो भी डिजिट आएगा दैट डिजिट इज योर मॉलिक्यूलर मास, उसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर मास। तो यहां पर आपको 16 कंपाउंड दिए गए हैं और इसके मॉलिक्यूलर मास पता करने हैं। ठीक है, कुछ कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास मैंने ऑलरेडी लिखे हैं, बिकॉज ये ज्यादा यूज टू नहीं है इसलिए भूल सकते, लेकिन आपको याद रखना चाहिए। कुछ कुछ के तो डायरेक्ट ही याद रखना चाहिए, जैसे H2SO4 का मुझे ना याद है 98 यूनिट या डाल्टन। ठीक है, अब फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल नंबर 1 NaCl, चलो पूरे कंपाउंड डिटेल में स्टडी करेंगे। NaCl, इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड, लिखो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, या इसको टेबल साल्ट भी बोलते हैं, टेबल साल्ट, नमक है, या नमक है। तो Na का वजन प्लस Cl का वजन, तो Na का कितना होता है? Na का होता है 23, वैसे तो याद है मुझे, नहीं रहे तो ये दिया होता है, ये दिया होता है, सारे ही दिए होते हैं, लेकिन फिर भी याद रहने चाहिए। Na का होता है 23 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5, तो क्या आ जाएगा? 5 और 3 8, 3 और 2 5, पॉइंट का पॉइंट उसके साथ U।
58.5 डाल्टन। फिनिश। ओके, सेकंड वन MgCl2, इसका नाम होता है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, अब जिसको आता है उन्हें पॉज करके खुद से सॉल्व करेंगे। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का होता है 24, सॉरी एक काम करेंगे, मैग्नीशियम का मास एटॉमिक मास प्लस 2 गुनीले क्लोरीन का एटॉमिक मास, 2 है ना क्लोरीन, मैग्नीशियम का आई थिंक 24 होता है, 12 दूनी 24 प्लस 2 इंटू क्लोरीन का होता है 35.5। तो 24 का 24, 5 दूनी 10 0, अच्छा ला 1, 5 दूनी 10, 11 1, अच्छा ला 1, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 4 और 1 5, 7 और 2 9, तो 95 U। परफेक्ट। ओके, नंबर 3 क्या है? KNO3, इसका नाम होता है पोटेशियम नाइट्रेट। अब यही NO2 होता तो पोटेशियम नाइट्राइट होता। क्या होता? नाइट्राइट होता। ओके, तो इसका कैसे आएगा वजन? K का वजन प्लस N का वजन प्लस 3 गुनीले ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। K पोटेशियम का आई थिंक 39 होता है, 39, नाइट्रोजन का 14 प्लस 3 गुनीले ऑक्सीजन का 16, तो 9 10 13 के 3, अच्छा 1, 3 और 1 4 और 1 5 प्लस 16 3 48, 8 और 3 11 का 1, अच्छा 1 4 और 5 और 4 5 और 5 10, 101 यूनिट, 101 यूनिट या डाल्टन। ठीक है, चलो तो कोई टेंशन नहीं, इसका सिर्फ कैलकुलेशन है, फटाफट आपको सॉल्व करते जाना है और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना याद होगा। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 H2O2, इसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, पेरोक्साइड। ओके, तो 2 इंटू H का एटॉमिक मास प्लस 2 इंटू O का एटॉमिक मास, 2 इंटू H का 1 होता है प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 दूनी 32, 32 और 2 34 डाल्टन। परफेक्ट। ओके, फोर्थ वन AlCl3, इसका नाम होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, एल्यूमिनियम का कितना होता है? आई थिंक एल्यूमिनियम 27। ओके 27। ओके, प्लस 3 इंटू क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 इज इक्वल टू 27 का 27 प्लस 5 3 15 5, अच्छा ला 1, 5 3 15 16 6, अच्छा ला 1, 3 3 9 और 1 10, पॉइंट 1 के बाद तो 5 के 5, 6 और 7 13 के 3, अच्छा 1 2 और 1 3 1 पॉइंट 133.5 यूनिट। परफेक्ट। ठीक है, उसके बाद ये फिफ्थ था ना, ये फोर्थ H2O2 हो गया, AlCl3 हो गया, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये AlCl3 हो गया ना। चलो नंबर छोड़ दो। 6 CaOH टेकन ट्वाइस, इसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। परफेक्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो वजन कैसे आएगा? कैल्शियम प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन, समझ रहे हो ना? 2 इंटू ऑक्सीजन 2 इंटू हाइड्रोजन। कैल्शियम का 40 होता है, कैल्शियम का 40 होता है, 2 इंटू ऑक्सीजन का 16, 16 दूनी 32 प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन का 1 2, तो क्या आएगा ये? 40 50 60 70 72 74 यूनिट। परफेक्ट, 74 यूनिट। उसके बाद सातवां MgO, इसका नाम आएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। कुछ भी देने दो यार, आराम से सॉल्व कर सकते हो आप। मैग्नीशियम ऑक्साइड, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस हो इसलिए सारे करा रहा हूं मैं। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास प्लस ऑक्सीजन का, तो मैग्नीशियम का 24 होता है, सोडियम मैग्नीशियम 24 प्लस ऑक्सीजन का 16 और 24 तो 40 यूनिट। मैग्नीशियम ऑक्साइड 40 यूनिट मतलब डाल्टन। उसके बाद 8 H2SO4, इसका नाम होता है हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड बोल देते हैं इसको, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये कैसे निकलेगा? 2 इंटू एटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस सल्फर प्लस 4 गुनीले ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का 1 होता है बे, एक बे, सल्फर का 32 होता है प्लस 16 चौक 64, 16 होता है ना इसका, 16 चौक 64। ओके, 1 का 16, 4 का 64, तो 4 और 4 8, 6 और 3 9, 98 यूनिट या डाल्टन, 98 डाल्टन। परफेक्ट। उसके बाद 9th HNO3, इसका नाम नाइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड? नाइट्रिक एसिड। अब यही HNO2 होता तो नाइट्रस एसिड बोलता मैं इसको, क्या बोलता? नाइट्रस एसिड। तो हाइड्रोजन का प्लस नाइट्रोजन का प्लस 3 गुनीले ऑक्सीजन का, तो हाइड्रोजन का कितना होता है 1, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, 16 48। ठीक है, 48 50 52 62 63, तो इसका क्या है 63 U या 63 डाल्टन। परफेक्ट, 63 डाल्टन।
ठीक है, चलो पॉज करके लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। हो गया, चलो ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू 10th का मॉलिक्यूलर मास पता करते हैं, इसको मॉलिक्यूलर वेट भी बोलते हैं। NaOH बोल रहा है क्या, NaOH, NaOH का नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH इसका नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आगे यही अगर KOH होता तो इसको बोलते पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो Na का एटॉमिक मास प्लस O का प्लस H का, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 24, 30, 40 ग्राम याद रखना, या 40 U, सॉरी 40 U या 40 डाल्टन, इसका याद रखना सोडियम हाइड्रोक्साइड का डायरेक्ट। उसके बाद 11th Na2SO4, इसका नाम सोडियम सल्फेट। अब यही अगर K2SO4 होता तो इसको मैं पोटेशियम सल्फेट बोलता। अब यही अगर SO3 होता तो मैं सल्फाइट बोलता, सल्फाइट। SO4 है इसलिए सल्फेट बोल रहा हूँ, SO3 होता तो सल्फाइट बोलता मैं। तो 2 इंटू सोडियम का एटॉमिक मास प्लस सल्फर का प्लस 4 गुणिले ऑक्सीजन का, 4 गुणिले ऑक्सीजन का 23, सोडियम का कितना होता है 23, 23 दूनी 46, सल्फर का कितना होता है 32, 16 चौक 64, 6 और 4 10 और 2 12 का 2 हच्चा 1, 6 और 4 10 और 4 14, 142 यूनिट या डाल्टन। उसके बाद 12th वन K2CO3, इसको बोलूंगा मैं पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट। अब यही अगर Na2CO3 होता तो उसको मैं बोलता सोडियम कार्बोनेट, धुन्याचा सोडा होता वो, धुन्याचा सोडा। तो 2 इंटू पोटेशियम का प्लस कार्बन का प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का। पोटेशियम का होता है 39, पोटेशियम का कितना होता है 39, 39 मल्टीप्लाइड बाय 2 78 हो जाएगा, प्लस कार्बन का 12 प्लस 16 48, ठीक है, 8 और 8 16 17 18 का 8 हच्चाइला 1, 4 और 1 5 और 1 6, 6 और 6 12 13, 138 डाल्टन, 138 डाल्टन। 13 CO2, वेरी इंटरेस्टिंग, कार्बन डाइऑक्साइड नाम आएगा इसका, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यही अगर CO होता तो इसको मैं बोलता कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, तो कार्बन का एटॉमिक मास प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का, कार्बन का होता है 12 प्लस 16 दूनी 32, 2 और 2 4, 3 और 1 4, 44 डाल्टन, 44 डाल्टन। NaOH का भी सॉल्व किया, 40U डबल हो गए, NaOH 40U। ओके, उसके बाद आता है AlPO4, लिख लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लो या सॉल्व करो यार, खुद से करो यार प्लीज। ओके, AlPO4, AlPO4 को बोलेंगे एल्यूमिनियम फॉस्फेट, AlPO4 इसको बोलेंगे एल्यूमिनियम फॉस्फेट। अब अगर यही PO3 होता तो मैं क्या बोलता, फॉस्फाइट, याद है ना, SO4 सल्फेट, PO4 फॉस्फेट, SO3 सल्फाइट, PO3 फॉस्फाइट, सल्फेट सल्फाइट फॉस्फेट फॉस्फाइट। ओके, याद रखना, मतलब टेंशन नहीं आएगा। इसको क्या करोगे, एल्यूमिनियम का प्लस फॉस्फोरस का प्लस 4 गुणिले ऑक्सीजन का। एल्यूमिनियम का कितना होता है 27, फॉस्फोरस का आई थिंक 31 और 16 चौक 64, तो 4 और 1 5, 7 और 5 12 के 2 हच्चा 1, 6 और 1 7 और 3 10 और 2 12, 122 डाल्टन। परफेक्ट। लास्ट सोडियम बायकार्बोनेट, खाण्याचा सोडा, सोडियम बायकार्बोनेट, हाइड्रोजन मतलब बाय मतलब खाए, NaHCO3, इसका नाम सोडियम बायकार्बोनेट, सोडियम बायकार्बोनेट। ओके, तो ये सोडियम बाय और ये कार्बोनेट, बाय मतलब खाए, खाने का सोडा होता है। Na का वजन लेंगे प्लस हाइड्रोजन का लेंगे प्लस कार्बन का लेंगे, 3 गुणिले ऑक्सीजन का लेंगे। सोडियम का होता है 23, हाइड्रोजन का होता है 1 प्लस कार्बन का होता है 12 प्लस 16 48। ओके, ये होगा 23 और 1 24 प्लस 12 प्लस 48। ओके, 12 36 प्लस 48, 8 और 6 14 के 4 हच्चा 1, 4 और 1 5 और 3 8, 84 यूनिट। परफेक्ट, 84 यूनिट। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट मॉलिक्यूलर मास। अब जब नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे नंबर ऑफ मोल समझेंगे, अवोगाड्रोस नंबर ऑफ मोल समझेंगे, और उसके आगे वाले लेक्चर में कम से कम 50 न्यूमेरिकल, 50 से ज्यादा करेंगे, 60-70 न्यूमेरिकल, मैं बोला ना कचरा कर दूंगा सारा मोल का, 60-70 न्यूमेरिकल करेंगे नंबर ऑफ मोल पे। जिंदगी में कभी भी नंबर ऑफ मोल आने दो, नंबर ऑफ ऐसे, ठीक है ना। चलो पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।